सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 61 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है महात्मा गांधी और रोलेट एक्ट 1919। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम महात्मा गांधी के अखिल भारतीय संदर्भ में प्रारंभ किए गए पहले एक मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन की बात करने जा रहे हैं। और ये महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत कि रोलेट एक्ट आखिर में क्या था और रोलेट एक्ट में ऐसी क्या खामियां थी जिसके कारण से गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर पहले एक मास मूवमेंट का नेतृत्व किया गया, ब्रिटिश शासन की उसके संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया रही और इस आंदोलन ने अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़ करके गया, इन बहुत सारी बातों की पड़ताल आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं। तो इस व्याख्यान पर हम अपनी विस्तार से अपनी बात को रखने के लिए कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय अपेक्षा है वो किस प्रकार की थी, इसकी बात हमारी प्रथम बिंदु के अंतर्गत होगी। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि सिडनी रोलेट कमेटी आखिर में थी क्या और उसने कौन कौन से सिफारिशें दी जिसने भारतीयों के अंदर इतना क्षोभ, इतना आक्रोश पैदा हुआ। और तीसरे के अंदर हम बात करेंगे तीसरे बिंदु के अंतर्गत कि भारतीय जनता की आखिर में तकलीफें क्या थी, भारतीय जनता किस तरह का एक्सपेक्ट कर रही थी और उस एक्सपेक्टेशन के बदले में ब्रिटिश हुकूमत ने उनको क्या रियायतें दी या रियायतें नहीं दी या कौन से प्रतिक्रियावादी कानून है वो उनके ऊपर लागू किए। इसकी बात हम अपने तीसरे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि निराशावादी ब्रिटिश प्रतिक्रिया, अर्थात भारतीय जब सब कुछ उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग भी किया था, पूरे जनधन से उनका सहयोग किया था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से वो कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अच्छा जैसे कि स्वशासन के राइट्स उनको मिलेंगे, प्रशासन में भारतीयों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की बात होगी या वस्तुओं की कीमतें कम होगी, लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और निराशावादी इस ब्रिटिश प्रतिक्रिया को हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसकी बात हम हमारे चौथे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि गांधी जी का सत्याग्रह इस पूरे घटनाक्रम के प्रति किस प्रकार का था। छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी ब्रिटिश दमन यानी जलियांवाला बाग कांड के रूप में जो आया, वो जलियांवाला बाग कांड क्या था, ये इस तरह का घटनाक्रम क्यों हुआ और इसने किस तरह से ब्रिटिश शासन के नैतिकता के दावे की पोल खोल करके सभी के समक्ष है वो प्रस्तुत कर दी। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि सत्याग्रह का स्थगन गांधी जी के द्वारा क्यों किया गया, कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, क्या सत्याग्रह का स्थगन करना ठीक था या नहीं, इन बातों की भी पड़ताल हम अपने सातवें बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। आठवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि परिणाम के नज़रिए से इस रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन के क्या सबक थे या किस तरह से हम उसको परिणाम की दृष्टि से देख सकते हैं। नवें बिंदु के अंतर्गत बात होगी इस आंदोलन के सबक, इस आंदोलन ने अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़ करके गया, इस आंदोलन ने आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किस प्रकार का एक प्रभाव है वो स्थापित किया। इसकी बात हमारे नवें बिंदु के अंतर्गत होगी। 10वें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से हो सकते हैं, इन्हीं पर हमारी विस्तार से बात होगी। तो आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी और रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी का आंदोलन। तो प्रथम बिंदु से हम हमारी बात प्रारंभ करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय अपेक्षाएं क्या थी। जब हम प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय अपेक्षाओं की बात करते हैं रोलेट एक्ट के आंदोलन के संदर्भ में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1914 ईस्वी में यूरोप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रतिस्पर्धा को लेकर के दो शक्ति गठबंधनों के बीच में वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। चूंकि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का गुट एक तरफ था और ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और तुर्की का गुट एक तरफ था। और ब्रिटेन और फ्रांस और बाद में जब अमेरिका भी ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में शामिल हो जाता है इस प्रथम विश्व युद्ध में, तो पूरी दुनिया में ये प्रचारित किया जाता है कि ये युद्ध है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। इसलिए ब्रिटेन के पक्ष में भारतीयों से युद्ध में सहयोग करने की अपील की गई
और शायद उस समय भारतीय जनमानस को ये लगा कि ब्रिटेन और फ्रांस जब ये दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, तो शायद हो सकता है कि अगर हम ब्रिटिश हुकूमत को इस संकट की घड़ी में साथ दें तो ब्रिटिश हुकूमत शायद भारतीयों की जो स्वशासन की मांग है या भारत में उत्तरदायी संस्थाओं के स्थापना करने की दिशा में कोई ना कोई प्रयास करेगी। और इसी उम्मीद और आशा और अपेक्षा के साथ भारतीयों ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उस समय नरमवादी धड़ा था या उदारपंथी जो धड़ा था, उसने सभी लोगों से ये अपील की कि संकट की इस घड़ी में चूंकि ब्रिटिश हुकूमत का और ब्रिटेन का भारत में शासन था और भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन ही उस समय था, तो ये सभी भारतीय लोगों से अपील की गई कि संकट की घड़ी में ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष किसी भी प्रकार का संकट और चुनौती पेश नहीं की जाए और संकट और चुनौती पेश नहीं करनी है। और इसके साथ ही हमें ब्रिटिश हुकूमत का हमें जनधन के साथ पूरा सहयोग करना है, ताकि जब युद्ध में आफ्टर जब उनको विक्ट्री मिले, यानी ब्रिटिश हुकूमत वाले गठबंधन को जब विश्व युद्ध में विजयी मिले, तो हमारी इस कृतज्ञता और उदारता के बदले में हो सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत हमें है कुछ रियायतें दे, हमारी स्वशासन की मांग को वो जायज ठहराए और शायद स्वशासन की मांग को स्वीकार कर भी लिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि ब्रिटिश हुकूमत वाला गठबंधन है वो प्रथम विश्व युद्ध में के संदर्भ में यही कह रहा है कि हम पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस विश्व युद्ध को लड़ रहे हैं। इसलिए जो भी लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, स्वशासन में जिनका विश्वास है, उन सभी को हमारे साथ आना चाहिए और वैश्विक स्तर पर एक ऐसा गठबंधन बनाया जाना चाहिए जो कि इन साम्राज्यवादी और तानाशाही शक्तियों को, साम्राज्यवादी और तानाशाही शक्तियां यहाँ पर जर्मनी के पक्ष को, ऑस्ट्रिया हंगरी के पक्ष को और तुर्की के पक्ष को कहा जा रहा है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाला कहा गया। तो भारतीयों ने नो डाउट इस प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांश ने, बाद में तिलक ने भी कहा कि भाई इनका सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस के उदारवादी धड़े ने भी कहा कि उनका सहयोग करना चाहिए। जब गांधी जी भारत लौटे जनवरी 1915 में, तो गांधी जी ने भी कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष भारतीयों को किसी भी प्रकार के स्वशासन की मांग उठा करके संकट पैदा नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत का पूरा ध्यान इस समय इन साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ने में पूरा निकल रहा है। इसलिए हम भारतीयों का यह कर्तव्य बनता है कि संकट की घड़ी में हम ब्रिटिश हुकूमत का साथ दें, और अगर हम ब्रिटिश हुकूमत का साथ देंगे तो ब्रिटिश हुकूमत स्वतः ही हमारी इस कृतज्ञता के बदले हमें साथ कुछ अच्छा करेगी, भारतीयों के स्वशासन की मांग को स्वीकार किया जाएगा। तो इसी प्रकार की बातों को लेकर के भारतीयों की अपेक्षाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग किया। ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसे क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने सोचा कि यही वो मौका है जब ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव डाल करके अपने पक्ष में कुछ हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग वो थे जो कि एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत का तख्ता पलट देना चाहते थे, क्योंकि इन क्रांतिकारी लोगों का यह मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत इस समय ऐसे संकट में फंसी हुई है, अगर हम कोई क्रांतिकारी मूवमेंट भारत की आज़ादी के लिए इस समय शुरू करते हैं, सशस्त्र क्रांति का सहारा लेते हैं, तो शायद भारत की जनता इस सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार बैठी है। और भारत की जनता है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत से, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत उस शक्ति के साथ है, वो क्रांतिकारी गतिविधियों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की सारी सैन्य शक्ति है वो इस समय प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए अलग अलग मोर्चों पर लगाई गई है। तो अगर हम ये क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत में ऐसा कोई मूवमेंट छेड़ते हैं तो शायद उसके कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। तो कुछ लोग थे, यानी कांग्रेस का अधिकांश धड़ा तो ये था कि ब्रिटिश हुकूमत का साथ किया जाए, लेकिन गदर आंदोलन के रूप में हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष एक चुनौती, संकट पेश करने का प्रयास किया गया। और गदर आंदोलन को प्रारंभ करने वाले लोग हैं वो भारत के सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रभक्त लोग थे, जो चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत को सशस्त्र क्रांति के जरिए उखाड़ फेंका जा सकता है। और उन्होंने तात्कालिक स्थितियों का अनुमान अपने स्तर पर तो सही लगाया, लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत की ताकत को कम करके आंक बैठे थे। उन्होंने कम तरीके से ब्रिटिश हुकूमत का आकलन किया था, जिसका खामियाजा गदर आंदोलनकारियों को भुगतना पड़ा, और ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ी शक्ति के साथ, बड़ी निर्दयता के साथ उस आंदोलन को कुचल दिया। ऐसा ही ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष एक चुनौती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की तरफ से पेश की गई, क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, जैसा कि हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में देखा, कि उन्होंने होम रूल आंदोलन के माध्यम से स्वशासन की मांग को
प्रस्तुत किया और स्वशासन की मांग को न केवल प्रस्तुत किया बल्कि उसके संबंध में काफी सारे शहरी मध्यम वर्ग के लोगों में इस प्रकार की चेतना विकसित की कि भारतीयों को भी स्वशासन का राइट मिलना चाहिए। और अगर हम इसी समय ये मांग करते हैं, चूंकि ब्रिटिश हुकूमत इस समय चौतरफा दबावों का सामना कर रही है, तो शायद भारतीय जनता का वो समर्थन पाने के लिए भारतीयों को यह आश्वासन दे दे कि उनकी स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो होम रूल आंदोलन और गदर आंदोलन के रूप में ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष चुनौती पेश की गई, लेकिन गांधी जी और फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और कांग्रेस का नरमपंथी धड़े ने वो किसी भी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष चुनौती पेश करना नहीं चाह रहा था और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत का हमको सहयोग करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो ब्रिटिश सरकार थी, वो किसी भी तरह से किसी भी भारतीयों की किसी भी प्रकार की जायज मांग को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भारत रक्षा कानून को सख्ती से लागू किया गया ताकि किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सके। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों की स्वशासन की मांग पर भी और स्वशासन की मांग से संबंधित होम रूल आंदोलन का भी सख्ती से दमन किया। उन्होंने एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया, तिलक को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में कुछ जनता का जब कुछ दबाव पड़ा तो एनी बेसेंट और तिलक को उन्होंने मुक्त भी किया। लेकिन प्रेस को स्वशासन के संदर्भ में ब्रिटिश हुकूमत के विपरीत जाकर के माहौल बनाने का अधिकार है, उससे वंचित कर दिया गया और जो क्रांतिकारी गतिविधि है उनका सख्ती से दमन किया गया। लेकिन जैसा कि उस समय हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत को फिर भी भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी, तो एनी बेसेंट चूंकि वो भी एक आयरिश महिला थी और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से जुड़ी हुई थी, जब एनी बेसेंट ने यह कहा कि ब्रिटिश हुकूमत से सिर्फ भारतीय इतना ही चाहते हैं कि जिस तरह से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के उसके उपनिवेशों को अपना शासन चलाने का अधिकार दिया गया है, अगर ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को इतना भी अधिकार दे रही है, क्योंकि भारतीय ब्रिटिश हुकूमत से पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते भी नहीं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे स्वशासन करने के तरीकों को हमारी अनुमति दी जाए, हमारी प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाए। जब एनी बेसेंट जैसी महिला इनके साथ जुड़ी हुई थी, जो कि एक विदेशी महिला थी, तो ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि भारतीयों के आंदोलन को पूरी तरह से अगर हम सख्ती से कुचल देंगे तो हमारे प्रति हमने जो एक नैतिकता का आवरण ओढ़ा हुआ है कि हम आप लोगों को सभ्य बनाने के लिए ही आप लोगों पर शासन कर रहे हैं, उस नैतिकता के दावे की पोल खुल जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, कुछ ना कुछ बोलना था ब्रिटिश हुकूमत को। तो ब्रिटिश हुकूमत के तत्कालिक भारत सचिव E.S. मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी स्वशासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है और उत्तरदायी स्वशासन के क्रमिक संस्थाओं का विकास कैसे और कब किया जाएगा, ये ब्रिटिश हुकूमत स्थितियों का जायजा लेकर के करेगी। लेकिन 20 अगस्त 1917 ईस्वी की E.S. मॉन्टेग्यू की यह घोषणा, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य भारतीयों में उत्तरदायी और स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास की इच्छा है, यह बहुत बड़ा मैसेज था। यह हम कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन ने जिस तरह का माहौल बनाया था उसकी एक तार्किक परिणति भी कह सकते हैं। लेकिन कब लागू किया जाना था, कैसे लागू किया जाना था, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन कम से कम ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार भारतीयों की स्वशासन की मांग को, भले ही उत्तरदायी हो, चाहे क्रमिक रूप से हो, चाहे बाद में लागू करने की बात हो, कम से कम अपनी मौन स्वीकृति दी। और मौन स्वीकृति भी किसी ऐसे वैसे अधिकारी के द्वारा ये बात नहीं कही गई। तत्कालिक भारत के भारत सचिव E.S. मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर के इस बात का डिक्लेरेशन किया, लेकिन साथ ही ये बात जोड़ भी दी कि ये कब दिया जाएगा इसका फैसला ब्रिटिश हुकूमत करेगी, ये हम डेट नहीं बता सकते। लेकिन हमारी मंशा है, फाइनली हम ये चाहते हैं कि भारत में उत्तरदायी और स्वशासन की क्रमिक संस्थाओं का विकास किया जाए। तो प्रथम विश्व युद्ध और भारतीयों की अपेक्षाएं हैं वो काफ़ी थी, दोनों तरह के लोग थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने यही किया कि ब्रिटिश हुकूमत का इस युद्ध में सहयोग किया। लेकिन और सभी भारतीय लोग अपेक्षा भी कर रहे थे, जैसा युद्ध का माहौल बदला, ब्रिटिश हुकूमत वाले धड़े को, ब्रिटिश गठबंधन वाले धड़े को प्रथम विश्व युद्ध में निर्णायक विजय भी हासिल होती है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत है वो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश भारत पर अपना शिकंजा है वो उस पर डील देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत जैसा एक महत्वपूर्ण उपनिवेश जिसने उसकी साम्राज्यिक प्रतिष्ठा को बुलंदियों पर पहुंचाया है, वो भारत जैसा उपनिवेश उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए। ब्रिटिश हुकूमत की जब मजबूरी थी तो उन्होंने हमेशा ये आगे बढ़कर कहा कि भारतीय लोगों को सहयोग करना चाहिए और भारतीय लोग
के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। भारतीय लोग सिर्फ उन्होंने यही देखा कि हम ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग करेंगे तो हमें कुछ स्वशासन के राइट मिल जाएंगे कृतज्ञता के बदले। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। जिस तरह से गदर आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष चुनौती पेश की, और इससे पहले जो पंजाब का बंगाल विभाजन का जो मूवमेंट हुआ, पंजाब में और बंगाल में जिस तरह की क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक तरह से चुनौती पेश करी दी थी। और ब्रिटिश हुकूमत, जैसा कि मैंने कहा, कि वो कभी नहीं चाहती थी कि भारतीय उपनिवेशवाद में किसी भी प्रकार की डील दी जाए या भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों को अनुमति दी जाए। तो एक तरफ तो बीईएस मॉन्टेग्यू से यह घोषणा करवा दी जाती है कि भारत में उत्तरदायी स्वशासन की क्रमिक संस्थाओं का विकास किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत ने अंदर खाने एक कमेटी नियुक्त कर दी। वो ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी है वो गठित की गई, और वो कमेटी 10 सितंबर 1917 ईस्वी को गठित की गई। उस सर सिडनी रोलेट के आधार पर उसको सिडनी कमेटी भी कह सकते हैं, लेकिन इसको सेडिशन समिति के नाम से भी जाना जाता है। सेडिशन का मतलब राजद्रोह की गतिविधियों पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, ये समिति को इस प्रकार के सुझाव है वो ब्रिटिश हुकूमत को देने थे। ये 5 सदस्यीय समिति थी। 1918 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। अब देखिए कि सरकार, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर 2 तरह का गेम खेल रही है। एक तरफ भारतीयों से कह रही है कि उत्तरदायी और स्वशासन की क्रमिक संस्थाओं का विकास किया जाएगा, और भारत के तत्कालिक राष्ट्रवादी नेता, और उनमें मैं कहूं कि एनी बेसेंट ने भी ब्रिटिश शासन के इस पक्ष से वो प्रभावित हुई, और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत तैयार है भारतीयों को उत्तरदायी स्वशासन की क्रमिक संस्थाओं का विकास करने के लिए। शायद हमारी होम रूल की मांग है वो जल्दी पूरी होने वाली है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत दूसरी तरफ प्रतिक्रियावादी सोच भी रख रही है। वो भारतीयों को किसी भी प्रकार की डील देने के लिए तैयार नहीं है। इसी का परिणाम था सेडिशन कमेटी, और सेडिशन कमेटी को ये सुझाव देने थे कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा हुई है, भारत के लोग जो समय समय पर जो राष्ट्रवादी मूवमेंट के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष चुनौती पेश कर रहे हैं, उन राष्ट्रवादी गतिविधियों पर या क्रांतिकारी गतिविधियों का किस तरह से सख्ती से दमन किया जाए। और चूंकि सर सिडनी रोलेट है, वो ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनको स्पष्ट निर्देशों के साथ ये कहा गया था कि आपकी ये जो कमेटी है वो सेडिशन समिति है, और राजद्रोह की गतिविधियों से किस तरह से निपटा जाए कि ब्रिटिश शासन के समक्ष उत्पन्न होने वाले संकट उत्पन्न होने से पहले उसका समाधान कर दिया जाए, इसके बारे में आपको सुझाव देना है, ताकि ब्रिटिश शासन भारत में एक लंबे समय तक अक्षुण्ण बने रहे, उसके समक्ष उत्पन्न होने वाली सारी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। तो अप्रैल 1918 में यह रिपोर्ट है वो सरकार को पेश कर दी जाती है। अब देखिए कि इस रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें थी वो ये थी कि बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा जिसने एक प्रकार से अपन कहें कि भारतीयों पर एक तरह से वज्राघात हुआ। भारतीय कुछ अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं फूल की, और उन्होंने हमारे ऊपर डंडे बरसाए। इसी तरह की कुछ वे सिफारिशें थी। उसमें एक सबसे प्रमुख सिफारिश ये थी कि ब्रिटिश हुकूमत को सर सिडनी रोलेट की सिफारिशों के अनुसार यह राइट दे दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को मात्र शक के आधार पर, अगर ब्रिटिश हुकूमत को यह लगता था कि यह राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल है या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ करने की सोच रहा है, केवल ब्रिटिश अधिकारी ही यह तय करने वाले थे कि भारतीय कोई राष्ट्रवादी नेता है या भारत के कुछ व्यक्ति है वो मिलकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ करने वाले, मात्र शक के आधार पर, कोई प्रूफ नहीं हो तो मात्र शक के आधार पर ही किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। और न केवल गिरफ्तार किया जा सकता था, बल्कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताना भी आवश्यक नहीं था, और ना उस व्यक्ति को 2 साल तक जेल के अंदर रखा जा सकता था, किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता था। और इस कानून के तहत सर सिडनी रोलेट कमेटी ने जो एक और सिफारिश दी वो ये थी कि इनके लिए पृथक से एक न्यायालय स्थापित किया जाएगा जो सेडिशन आरोप जिनके ऊपर लगेंगे, सेडिशन का मतलब राजद्रोह के जो आरोप लगेंगे, और 3 न्यायाधीशों की ज्यूरी है वो फास्ट ट्रैक आधार पर इनके बारे में निर्णय करेगी, और फास्ट ट्रैक आधार पर जो सेडिशन कोर्ट बनेंगे जो निर्णय दे देंगे उसको किसी हाई कोर्ट में या किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। 2 विधेयकों के रूप में ये सारी सिफारिशें हैं वो ब्रिटेन की सर सिडनी रोलेट ने भारत सरकार को प्रस्तुत की, और भारत सरकार ने 2 विधेयकों के रूप में सारी सिफारिशें, सारी रिकमेंडेशन जो सेडिशन कमेटी ने दी थी, उन सारी रिकमेंडेशन को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, ताकि इनको कानून बना करके इसको अमली जामा पहनाया जा सके, भारत की सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको दमन किया जा सके।
सर सिडनी रॉलेट कमेटी की एक और बात थी। सर सिडनी रॉलेट कमेटी ने सिर्फ पंजाब और बंगाल की क्रांतिकारी घटनाओं के आधार पर ये पूरी अपनी जो कमेटी है उसकी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी और उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह से इन लोगों ने चैलेंज पेश किया, इसलिए इन लोगों को आपको प्रूफ ढूंढने की जरूरत नहीं है, मात्र शक के आधार पर आप इनके गिरफ्तार कर सकते हैं और 2 साल तक आप जेल में रख सकते हैं। कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। इस कानून में कोई वकील नहीं होता था, कोई दलील नहीं सुनी जाती थी और कोई अपील करने का अधिकार नहीं था। इसलिए भारतीयों के संदर्भ में तो सर सिडनी रॉलेट की जो सिफारिशों को 2 विधेयकों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें रॉलेट कानून के नाम से भी जाना जाता है, यह एक काला कानून था जिसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक था। अब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता की आखिर में तकलीफें क्या थी। भारतीय जनता की तकलीफें तो यह थी कि भैया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ज्यादातर वस्तुएं हैं वो सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युद्ध के मोर्चे पर बेच दी गई थी। अब भारत में वस्तुओं की कीमतें कम हो गई, वस्तुओं की कीमतें कम हैं तो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। आवश्यक वस्तुओं की जब कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई और इसी समय प्लेग और हैजे के रूप में महामारी में लाखों लोग मारे गए। लोगों का जीवन, एक तो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं वो महंगी हो गई थी, आवश्यकता की वस्तुएं मिल नहीं पा रही थी, प्लेग और हैजे जैसी महामारी से पीड़ित थे, सरकार की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किए गए लोगों को बचाने के लिए। पंजाब में जबरदस्ती सेना की भर्ती की गई, लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वहां पर वो ओडायर का जो शासन था, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया। और पंजाब में गदर आंदोलन के दौरान जिस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को सख्ती से कुचला गया, काफी लोगों को मौत के घाट उतारा गया, काफी को निर्वासित कर दिया गया, काफी को फांसी पर लटकाया गया। पूरा पंजाब है एक प्रकार से आक्रोश में जल रहा था, पूरा पंजाब है उसके अंदर क्षोभ व्याप्त था कि आखिर ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के साथ ऐसा सलूक कर क्यों रही है। क्रांतिकारी गतिविधियों को सख्ती से कुचल दिया गया था, भारत के लोगों को स्वशासन की उम्मीद थी। लेकिन देखिए कि ये तो भारतीय जनता की तकलीफें थी, भारतीय जनता की आशाएं और अपेक्षाएं थी। लेकिन सर सिडनी रॉलेट कमेटी के रूप में ब्रिटिश शासन अंदर ही अंदर भारतीयों को और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। वो और भी ज्यादा प्रतिक्रियावादी शासन है वो भारतीयों पर लादना चाहती थी और सर सिडनी रॉलेट की कमेटी को उसी काले कानून के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि निराशावादी ब्रिटिश प्रतिक्रिया, जिसकी मैंने अभी बात कर ही चुका कि सर सिडनी रॉलेट कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दी उनको 2 विधेयक के रूप में सेडिशन समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत की गई। लेकिन इससे पहले फरवरी 1919 में ही ये पता लग गया था कि सर सिडनी रॉलेट कमेटी है इस तरह की सिफारिशें पेश करने वाली है और फरवरी 1919 ईस्वी से ही भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है और उस समय जो महात्मा गांधी जी जो तेजी से भारतीय राजनीति में वो एंट्री करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने 3 स्थानीय आंदोलन के माध्यम से अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल कर ली थी और अच्छी खासी लोकप्रियता तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सफल अभियानों से हासिल कर ली। लेकिन गांधी जी को अब अखिल भारतीय स्तर पर कोई मूवमेंट शुरू करने के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था। जब फरवरी 1919 में सेडिशन समिति की कुछ सिफारिशें हैं वो लीक हुई या उस तरह का उसका वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि हम इस तरह की सिफारिशें करने जा रहे हैं, तो जब जाकर के गांधी जी के नेतृत्व में धीरे धीरे एक सत्याग्रह की नींव है वो रखी गई। 18 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये विधेयक है वो पास हो जाते हैं और वहां पर जो भारतीय सदस्य थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, उन्होंने कहा कि ये काला कानून है, ये भारतीयों के मुंह पर तपाचा है, भारतीय लोगों ने तन मन से पूरी ब्रिटिश हुकूमत का युद्ध में साथ दिया है और आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ। आप क्या हमें मनुष्य नहीं मानते? क्या आप हमारे जीवन जीने के अधिकार से हमें वंचित कर देंगे? क्या हमारे पास किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत फ्रीडम नहीं होगी? तमाम भारतीय सदस्य इस तरह का विरोध करते हैं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत है वो अपने दमनकारी और जैसे कि जातीय अहंकार के नशे में मदमस्त थी और उन्होंने भारतीयों की सारी बातों को अनसुना कर दिया। 21 मार्च को वायसराय की अनुमति मिल गई और ये एक तरह से ये भारतीयों के मुंह पर तमाचा था कि भारतीयों ने जो विरोध भी दर्शाया, इस तरह की प्रतिक्रिया हुई, ब्रिटिश शासन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। 18 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक पेश हुआ और 21 मार्च को वायसराय की अनुमति मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता के मुंह पर तमाचा था। भारतीय जनता को अब इस कानून के खिलाफ या तो स्वीकार कर ले या इसके खिलाफ कुछ न कुछ करना था,
क्योंकि ब्रिटिश जनता को, ब्रिटिश हुकूमत को यह दिखाना था कि हम भारतीय लोग हैं, आपके इन दमनकारी कानूनों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। हमारे अंदर भी वो राष्ट्रीय चेतना है, हमारे अंदर भी वो स्वाभिमान की भावना है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। इसी की प्रतिक्रिया के रूप में हम रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो भारतीयों की प्रतिक्रिया है उसको देखते हैं। लेकिन रोलेट एक्ट के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया को एक मूर्त रूप देने का, एक डिजाइन देने का, एक शेप देने का जो कार्य है किसी ने किया, वो थे महात्मा गांधी। अब हम बात कर लेते हैं कि सर सिडनी रोलेट की जो भी सिफारिशें थी उसको लेकर के जो विधेयक पेश किया गया, वक्तव्य प्रकाशित हुआ, उसको लेकर के गांधी जी ने कहा कि भाई ये सब कुछ है वो गलत हो रहा है। हम लोगों ने आपका प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया, अधिकांश भारतीयों ने किया, हालांकि कुछ लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में हम मान सकते हैं कि आपके लिए संकट के पैदा किया हो, लेकिन वो क्रांतिकारी गतिविधियां भी वो भारतीयों के स्वशासन की मांग से ही प्रेरित थी। तो गांधी जी 24 फरवरी 19 जैसा कि मैंने कहा कि फरवरी 1919 ईस्वी में जब सर सिडनी रोलेट कमेटी की कुछ सिफारिशें लोगों के बीच में आती है तो गांधी जी उसको लेकर के सोच लेते हैं कि ये तो बहुत गलत किया गया है, भारतीयों के साथ कुछ गलत हुआ है। तो 24 फरवरी 1919 ईस्वी को गांधी जी अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ में बैठते हैं और इस काले कानून का विरोध करने का निर्णय उनके द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन गांधी जी की आंदोलन की ये रणनीति थी कि वो आंदोलन के सबसे पहले एक संवैधानिक प्रतिरोध का रास्ता अपनाते थे और उस आंदोलन के लिए पूरा संगठन खड़ा करते थे और ये कहते थे कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो 24 फरवरी 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में उसके अनुयायियों की एक बैठक हुई और इस कानून का विरोध करने का निर्णय लिया गया। किस कानून का? जो सर सिडनी रोलेट कमेटी है वो जिन्होंने प्रपोज किया था। और मुंबई के यानी पुणे में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई। ये सत्याग्रह सभा की स्थापना इस रोलेट एक्ट विरोधी कानून का विरोध करने के लिए हुई थी। सर सिडनी रोलेट की कमेटी ने जो सिफारिशें प्रस्तावित की थी उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाए, ये सिफारिशें हैं बड़ी खतरनाक हैं, ये मनुष्य को उनके जीवन जीने के अधिकार से वंचित करती हैं। तो इन बातों को विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई और 26 फरवरी को गांधी जी ने भारत की जनता के नाम एक खुला पत्र दिया जिसमें कहा कि भाई हमें सत्याग्रह क्यों करना चाहिए। गांधी जी ने बड़े विस्तार से बताया कि ये रोलेट एक्ट की सिफारिशें दमनकारी सत्ता को किस तरह से स्थापित करते हैं और आप लोगों के जीवन जीने के अधिकार को किस तरह से आपसे बाहर करती है, क्योंकि ऐसी व्यक्ति के भी कुछ जीवन जीने के अधिकार होते हैं। आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको कारण नहीं बताया जा रहा, आपको अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। जब चाहे जब कोई शक के आधार पर ही आप लोग हैं वो वहां पर रह सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई साहित्य मिल गया जिसमें किसी राष्ट्रवादी विचारक की कोई बातें लिखी गई, उसके आधार पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा ये तो एक तरह से व्यक्ति को, एक भारत के लोगों को मनुष्य बनने के अधिकार से ही वंचित करना है। तो 26 फरवरी के भारत की जनता के नाम गांधी जी ने खुला पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि भाई हमें सत्याग्रह के आधार पर इसका विरोध करना है, हमें हिंसक तौर तरीके नहीं अपनाना। सरकार से गांधी जी के स्तर पर शुरुआत में संवैधानिक प्रतिरोध और गांधी जी ने लोगों के हस्ताक्षर अभियान चलाए, सरकार को याचिकाएं दी, ज्ञापन दिया कि आप सर सिडनी रोलेट कमेटी की सिफारिशों पर आगे नहीं बढ़े, इसको कानून का जामा नहीं पहनाए, क्योंकि ये आपके जो सभ्य तरीकों का जो आप दावा कर रहे हैं उनके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भारतीय जनता की एक बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत का इन संवैधानिक प्रतिरोधों का गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, यानी जो सत्याग्रह सभा की स्थापना की, 26 फरवरी को भारतीय जनता के नाम खुला पत्र लिखा। तो शुरुआत में गांधी जी ने किसी हड़ताल वड़ताल की बात ही नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें हस्ताक्षर अभियान, याचिका प्रस्तुत करनी है, तार्किक कारण देना है ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष, ब्रिटिश अधिकारियों से भी वो मिले। लेकिन इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ और जैसा कि मैंने कहा 18 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो विधेयक रखा गया, वो विधेयक पास भी हो गया भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद। और 21 मार्च 1919 को तत्कालिक भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड की अनुमति है वो उस पर मिल जाती है। तो गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश शासन पर संवैधानिक प्रतिरोध का कोई असर नहीं, तो गांधी जी के आंदोलन की रणनीति हमेशा ये रहती थी कि शुरुआत में अपनी बात को समझाने का प्रयास किया जाए कि भाई आपकी ये चीज़ क्यों गलत है, आप ये कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन अगर गांधीवादी आंदोलन की रणनीति थी कि अगर सत्ता अपने अहंकार में चूर है तो फिर गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन को पूरी मजबूती के साथ अन्य तरीकों से स्थापित करने का प्रयास करते थे, लेकिन हमेशा उद्देश्य यही रहता था कि उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो। तो बाद में 30 मार्च को गांधी जी के नेतृत्व में फिर एक बैठक हुई और उन्होंने कहा कि भाई हमें एक
अखिल भारतीय स्तर का एक सत्याग्रह आंदोलन है वो खड़ा करना है, और सत्याग्रह आंदोलन में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन है वो हमें करनी है, ब्रिटिश शासन को ये दिखाना है। और हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के बाद में ये भी बात कही गई थी कि कुछ कानूनों को हमें अवज्ञा करनी है, ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करना है, कुछ ऐसी बातें भी इसमें रखी गई थी। तो 30 मार्च को ये इस तरह से तय किया गया, क्योंकि याचिका और विरोध से ब्रिटिश शासन पर जब कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो गांधी जी के नेतृत्व में जो सत्याग्रह सभा गठित की गई थी, गांधी जी ने अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की सोची और उन्होंने कहा कि 30 मार्च की तिथि पूरे भारतवर्ष में वो रख देते हैं जिस दिन इस कानून के विरोध में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने। लेकिन बाद में ऐसे कहते हैं कि उस तिथि को बदल करके 6 अप्रैल कर दिया गया, लेकिन चूंकि उस समय संचार की सुविधा नहीं थी, जो 30 अप्रैल की तिथि है वो तो लोगों तक पहुंच गई थी, सॉरी 30 मार्च की तिथि सत्याग्रह करने के लिए, लेकिन 30 मार्च की तिथि को बाद में बदल करके 6 अप्रैल कर दिया गया, उसका संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा गया था। तो इसको लेकर के काफी गफलत हुई और 30 मार्च को दिल्ली में काफी बड़ी व्यापक हड़ताल हुई, क्योंकि लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं था कि जो तिथि में परिवर्तन कर दिया गया था। गांधी जी ने इस सत्याग्रह के लिए अगर हम कहें तो अपने सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया और 3 राजनीतिक मंचों का इस्तेमाल किया। होम रूल लीग के जो युवा कार्यकर्ता थे वो गांधी जी के साथ जुड़ गए। इसके अलावा खिलाफत के मुद्दे को लेकर के जो मुस्लिम युवक है, मुस्लिम नव युवा है, वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे, उन लोगों का साथ भी गांधी जी को मिला और गांधी जी की स्वयं की इस आंदोलन को संचालित करने के लिए सत्याग्रह सभा, इन तीनों के माध्यम से गांधी जी ने अपने आंदोलन को विस्तार और धार देने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी भारतीयों ने गांधी जी के भाई ये कि रोलेट एक्ट बन रहा है, रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी जो प्रतिक्रिया करने वाले थे, गांधी जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन करने वाले थे, उसका सभी ने समर्थन किया। एनी बेसेंट है, जीएस खरपड़े और डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी की इस रणनीति का विरोध किया। दिल्ली, अहमदाबाद की बात करूं, इलाहाबाद, कराची, मद्रास, पाटन, गुजरात तथा सिंध के कुछ भागों में सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई, सत्याग्रह की सभा की स्थापना हुई। लेकिन केंद्रीय दिशा निर्देश है वो पूना की सत्याग्रह की सभा के चलते थे, जहां पर जो गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। सत्याग्रह सभा का जो मुख्य कार्य है वो अहिंसक कार्यों का प्रशिक्षण देना और ब्रिटिश शासन को यह एहसास कराना कि आपके काले कानून हैं, हम आपके इन काले कानूनों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अगर आपने इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया, आपने सत्ता के मद में चूर होकर के, आपने प्रजाति अहंकार से चूर होकर के इन कानूनों को लागू करने का प्रयास किया, तो हम हैं वो आपकी विभिन्न प्रकार के कानूनों को मानने से इनकार भी कर सकते हैं। हम ब्रिटिश शासन के साथ अपने सब प्रकार के सहयोग को भी समाप्त कर सकते हैं। ये इस आंदोलन के बाद में आने वाली रणनीति थी। तो सत्याग्रह सभा के माध्यम से एक अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया गया, उस तरह की रणनीति बनी भी। तो सत्याग्रह आयोजित करने में उस समय की राष्ट्रवादी प्रेस ने भी काफी मुखरता से अपने विचार व्यक्त किए। होम रूल और इस्लाम परस्त अखबारों ने भी गांधी जी का इस आंदोलन के संदर्भ में साथ दिया। अगर मैं कुछ अखबारों की बात करूं तो पाक्षिक यंग इंडिया है, गुजराती है, नवजीवन है, मुंबई क्रॉनिकल है, इंडिपेंडेंट है, उर्दू अखबार प्रमुख थे, जिसमें ये कहा गया कि क्यों ये जो रोलेट एक्ट जो कानून है वो गलत है, किस तरह से मनुष्य को उसके अधिकारों से वंचित करता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रोलेट एक्ट का सबसे जो ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा प्रभाव और सबसे ज़्यादा खून खराबा जो देखने को मिला, मैं कहूँ कि जो उसका तूफानी केंद्र था वो पंजाब था। क्योंकि पंजाब में जिस तरह की समस्याएं थी, गदर आंदोलनकारियों का जिस तरह से उत्पीड़न किया गया, पंजाब में जबरदस्ती सेना की भर्ती की गई, पंजाब के लोग जिस तरह से महंगाई से पीड़ित थे, उन सब बातों ने मिलकर के पंजाब के लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले से ही आक्रोश और असंतोष की जो ज्वाला है वो दधक रही थी। बस वो भी किसी मौके की तलाश में थे कि ब्रिटिश शासन से दो हाथ कर लिए जाए। लेकिन जब रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह का आह्वान किया गया तो पंजाब में ही सबसे ज़्यादा असर है उसका देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भौगोलिक दृष्टि से, यानी तत्कालिक भारत के अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से मैं देखूँ तो इसका सबसे तूफानी केंद्र है वो पंजाब था, बाद में दिल्ली, गुजरात, मुंबई, सिंध के प्रमुख शहरों में रहा। साथ ही संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, बंगाल के और मद्रास के प्रमुख शहरों में भी इस आंदोलन का जोर रहा। सामुदायिक दृष्टिकोण से हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाई, पारसी आदि सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया। और जैसा कि मैंने कहा कि आंदोलन की तिथि को लेकर के थोड़ी बहुत गफलत हुई, जिसके कारण से कुछ दिक्कतें पैदा हुई। गांधी जी ने इस आंदोलन को धार देने के लिए बाद में गांधी जी ने लगातार दौरे किए, यानी वो दिल्ली जाने का प्रयास भी किया, बाद में पंजाब जाने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी को वहां पर एंट्री नहीं दी गई। लेकिन ब्रिटिश शासन भी भारतीयों की इस कानून के खिलाफ, इस रोलेट एक्ट की जो कानून के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो भारतीयों के जो एक्शन कर रहे थे, भारतीय जो रिएक्शन कर रहे थे,
ब्रिटिश शासन है उनको कब स्वीकार करने की स्थिति में थी, तो ब्रिटिश शासन ने भी अपना दमन चक्र चलाया और भारतीयों के द्वारा जो ये प्रतिक्रिया की जा रही थी उसको सख्ती से उनको दमित किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र, इस आंदोलन की सबसे बड़ी हलचल यानी रूलेट एक्ट के खिलाफ जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, वो सबसे बड़ा भूचाल है पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में आर्य समाज का काफ़ी असर था, तो पंजाब के 5 जिलों में व्यापक असर की बात करूं तो आर्य समाजी नेता जैसे मुकुंदलाल पुरी है, गोकुलचंद नारंग है, सनातन धर्म सभा के संरक्षक रामशरण दास है, पुराने उग्रवादी रामबुज दुत्त है, जफर अली ने विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। और पंजाब की अपनी बहुत सारी समस्याएं थी जिनका हमने जिक्र किया। मार अमृतसर में 30 मार्च को हुई, क्योंकि मैंने कहा कि 6 अप्रैल की तिथि बाद में बदल दी गई थी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन लोगों तक कन्वे नहीं हो पाया था मैसेज। तो अमृतसर में 30 मार्च को भी हड़ताल हुई और 6 अप्रैल को भी हड़ताल। वो हड़ताल ऐसा नहीं है कि उसमें हिंसा अपनाई गई, शांतिपूर्ण रही, लेकिन लोगों ने आया कि आप जो ये कर रहे हैं वो गलत है, ब्रिटिश हुकूमत से कहा। और गांधी जी ने इसी दौरान, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि पंजाब धधक रहा है, कभी भी विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कभी पंजाब में ज्वालामुखी फट सकता है, कभी भी हिंसा की लपेट में आ सकता है पंजाब, और ब्रिटिश शासन को हिंसा के आधार पर इस आंदोलन को दमित करने का, आंदोलन को दबाने का है पूरा मौका मिल जाएगा। तो गांधी जी ने लोगों को समझाने के लिए वो पंजाब जाने की कोशिश करते हैं। इसी समय पंजाब में क्या हो जाता है कि 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल के नेतृत्व में रामनवमी का जुलूस निकलता है, और रामनवमी के जुलूस में कुछ गोलीबारी होती है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं, कुछ पंजाब के जो जुलूस में शामिल लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल, जिन्होंने लोगों के जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, उनको पंजाब की जो दमनकारी सरकार ने उनको पंजाब से निर्वासित कर दिया। और 11 अप्रैल को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। अगर इकट्ठा होगा तो पंजाब की जो ब्रिटिश शासन है वो सख्ती से इनको कुचल देगी। लेकिन गांव के लोग हैं, उसी समय बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, क्योंकि गांव के लोगों को ये पता नहीं था कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। और गांधी जी 9 अप्रैल को पंजाब जाने वाले थे, लेकिन उनको वापस दिल्ली से ही वापस इनको गुजरात भेज दिया गया, अहमदाबाद भेज दिया गया, क्योंकि गांधी जी के पंजाब पहुंचने से स्थिति अंग्रेजों के लिए और भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। और अगर मैं बात करूं तो मानसिकता जो पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर, वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और वो खुद भी प्रतिक्रियावादी थे, और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के नवयुवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके युद्ध के मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा, और वो किसी भी तरह से भारतीयों के अधिकार को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और कोई उसकी जरा सी बात का विरोध करे, उस पर लोगों को कोड़े लगवाना, उनको सजाएं देना, उनको गोलियों से उड़वाना, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर के शासनकाल की विशेषता है। बड़ा क्रूर चेहरा था उनके शासन का, और वो अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, चाहे वो आवाज है वो नैतिकतापूर्ण हो, चाहे वो न्यायपूर्ण हो, चाहे वो संविधान सम्मत अधिकारों की नागरिकों के द्वारा मांग की जा रही हो। और इस जनरल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो उन्होंने एक और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को अमृतसर की कमान सौंप दी, वो थे रेजिनाल्ड डॉयर। रेजिनाल्ड डॉयर है वो एक सैन्य कमांडर थे, और उनको अमृतसर की कमान सौंप देते हैं कि भाई अमृतसर में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है, और उनको पूरे राइट दे देते हैं, आपको जो करना है कीजिए, बट मुझे शांति चाहिए। जनरल ओ डायर ओपन हैंड दे देते हैं, अमृतसर की कमान रेजिनाल्ड डॉयर को सौंप दी जाती है। होता क्या है कि जैसे कि 13 अप्रैल है, वो पंजाब में बैसाखी का दिन होता है, पंजाब के आसपास के गांवों से लोग आकर के इकट्ठे होते हैं, वो शॉपिंग करने के लिए आते हैं अमृतसर के शहरों में। और शॉपिंग करने, और बाद में जब उनको पता चलता है कि उनके 2 महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर सैफुद्दीन सत्यपाल की गिरफ्तारी करके उनको पंजाब से बाहर निर्वासित कर दिया गया, तो जलियांवाला बाग में लोगों की एक सभा हो रही होती है, और उसमें गांव के लोग भी जाकर के शिरकत कर देते। 25-30 हज़ार लोगों की सभा होती है, क्योंकि उनमें से किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था, क्योंकि उस समय इतने संचार साधन नहीं थे ताकि किसी भी मैसेज को आम हर व्यक्ति तक कम्युनिकेट किया जा सके, पहुंचाया जा सके। लोगों ने शॉपिंग करने आए थे, तो कोई बात नहीं, सभा हो रही है, सभा में जाकर के बैठ लेते हैं। लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू है, लेकिन पंजाब में मार्शल लॉ लागू नहीं था, लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं थी। तो उसका परिणाम यही हुआ कि रेजिनाल्ड डॉयर, वो जब उनको अमृतसर की कमान जनरल ओ डायर ने सौंपी थी, तो साहब वो पूरी सैनिक टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। और जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से, भाषणबाजी चल रही थी, लोग इकट्ठे थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वो सभा चल रही होती है। रीजनल डॉयर है जिन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ लागू लगा रखा था, वो उनको जब ये पता लगा कि इस तरह की कुछ सभाएं हो रही हैं तो उन्होंने इसे अपने आदेशों के अवेल न माना और उनका ईगो इतना हर्ट हुआ कि वो पूरी मानवता को भूल गए और अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ साथ वो जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। जलियांवाला बाग पे एक तंग रास्ते पर जहां से लोग आ जा सकते थे, बाकी चारों तरफ से वो पूरी तरह से सराउंडेड था, लोग बाहर नहीं जा सकते थे। उस जगह पर उसने अपनी ब्रिटिश आर्मी को तैनात कर दिया और लोगों को 10 मिनट तक नॉन स्टॉप गोलीबारी करने का आदेश दिया। करीब कहते हैं कि उसमें 379 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज की बात करें तो 2 से 3 हजार लोग हैं, लोगों की लाशें उस जलियांवाला बाग में बिछ गई। ये ऐसा क्रूर चेहरा था कि एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सत्ता के मद में चूर ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। अरे राजनीतिक रियायतें देने की दूर तो बात, लेकिन जब वो लोग केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बेचारे गांव के वो लोग जिनको पता ही नहीं कि मार्शल लॉ लागू हुआ है, आप उनको चेतावनी दे सकते थे, लेकिन चेतावनी क्यों देने वाले थे भला? रीजनल डॉयर जो थे जिनके हाथ में अमृतसर की कमान थी, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों से कहा कि लगातार फायरिंग करते रहो, भले ही कितने ही लोग मारे जाएं। उनके चेहरे पर जरा सी फिक्र नहीं थी जब उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा बाग लाशों से पट गया है। बहुत सारे लोगों ने कुएं में कूद करके छलांग लगा ली, अपनी जान की जैसे कि बलि दे दी। तो बाद में पूरे देश में सन्नाटा छा गया। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जब खबर आई, दुनिया के अखबारों में इसको कवरेज मिली और ब्रिटिश शासन का जो विभत्स रहा है वो दुनिया के सामने उजागर हो गया। और सबसे पहले हर्नी मैन के जो बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार था, उसने पूरी दुनिया के सामने जलियांवाला बाग की इस विभत्स घटना को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। ब्रिटिश शासन अपने इस कदम से पीछे हटने वाली नहीं थी। तुरंत रीजनल डॉयर ने फायर किया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लोग किस हालत में पड़े हुए हैं, और वो अपनी सत्ता के मद में चूर जाकर के बाद में वो अपने मुख्यालय लौट गए। और बाद में ये कहा जाता है कि आगामी 2-3 दिन तक पंजाब में युवकों को घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया। जो लोग मिले उनके कोड़े बरसाए गए, बहुत सारे लोगों को यातनाएं दी गई। पंजाब में वैसी क्रूरता का जो चेहरा देखा गया, उससे पहले ब्रिटिश शासन का ऐसा क्रूर चेहरा कहीं भी नहीं देखा गया। तो ब्रिटिश शासन की उस नैतिकता के दावे की पोल खोल दी गई कि ब्रिटिश शासन एक सभ्यता का आवरण है, ब्रिटिश शासन नैतिकता के आधार पर भारतीयों पर शासन कर रही है। लेकिन जलियांवाला बाग की जो ये घटना है, उसने ब्रिटिश शासन की इन सारे वैधानिकता के दावों की पोल खोल करके रख दी। बाद में जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा भारतीय जनमत का, तो ब्रिटिश शासन ने मामले को रफा दफा करने के लिए एक हंटर कमीशन गठित किया। और उस हंटर कमीशन को यह देखना था कि रीजनल डॉयर ने जो कुछ किया, क्या वो सही था या गलत था। बाद में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हंटर कमीशन ने रीजनल डॉयर को उसके सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी इस मामले की जांच के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रीजनल डॉयर के कदमों को प्रतिक्रियावादी कहा, दमनकारी कहा, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों की भावनाओं की कोई कदर नहीं करते हुए जब हंटर आयोग बनाया, चूंकि हंटर आयोग भी एक विदेशी आयोग था और वो किसी भी हालत में अपनी सत्ता को बचाने वाले रीजनल डॉयर के कृत्यों को कब गलत ठहरा थी। उन्होंने कहा कि रीजनल डॉयर ने जो किया वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए किया और वो भारतीय उपनिवेशवाद को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए किया, इसलिए रीजनल डॉयर का कृत्य है वो गलत नहीं है। और बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटेन के कुछ लोगों ने रीजनल डॉयर के सम्मान में फंड भी इकट्ठा किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रीजनल जो डॉयर है उसके कृत्यों की प्रशंसा की गई। तो एक तरह से ये भारतीयों के मुंह पर तमाचा था, लेकिन पूरे देश में सन्नाटा छा गया था। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई से गांधी जी बड़े परेशान थे। गांधी जी को पहले ही लग रहा था कि पंजाब है वो हिंसक गतिविधियों का मोड़ ले सकता है। गांधी जी ने जाने का प्रयास भी किया, लेकिन गांधी जी को जाने नहीं दिया। गांधी जी अपने आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी ने लगा कि ये आंदोलन ऐसे मोड़ पे चला गया है, अगर ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ इस आंदोलन को अगर और भी लंबे समय तक जारी रखा गया तो ब्रिटिश शासन को अब मौका मिल जाएगा इस आंदोलन को पूरी तरह से सख्ती से कुचलने का। इसलिए चूंकि सत्याग्रह की रणनीति भी यही कहती है कि सत्याग्रह से प्रेरित किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पंजाब की इन घटनाओं से विक्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को इस सत्याग्रह मूवमेंट को स्थगित कर दिया। सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी की एक अखिल भारतीय स्तर पर पहली अपीयरेंस थी, पहली उपस्थिति थी, उसने गांधी जी की एक लोकप्रिय छवि को और भी ज्यादा लोगों के बीच में प्रचारित किया।
गांधी जी अब उस स्टेज पर पहुंच गए थे जहां पर वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे, जहां पर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने हिसाब से सांगठनिक रूप देने के लिए तैयार थे। आगे आने वाले व्याख्यानों में हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम परिणाम के नजरिए से इस आंदोलन को देखें तो ब्रिटिश हुकूमत ने, भले ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया हो, भारतीयों ने इतना विरोध प्रदर्शन किया हो, हड़ताल भी बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन रोलेट एक्ट तो वापस नहीं लिया। लेकिन हुआ ये, उसने रोलेट एक्ट तो नहीं लिया, लेकिन इस रोलेट एक्ट के तहत कोई कार्यवाही भी नहीं की गई, क्योंकि भारतीयों की दिक्कतें ये थी, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं की ये मांग थी, खुद गांधी जी की भी ये मांग थी, और जो समझदार, जो क्रांतिकारी युवा लोग थे, चाहे वो होम रूल लीग के कार्यकर्ता हो, चाहे खिलाफत से जुड़े हुए हो, या गांधी जी के साथ में जो लोग जुड़े हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग थे, उनकी यही थी कि भाई इस रोलेट एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बाद में 3 वर्ष बाद जब ये निष्प्रभावी कानून रहा तो इस कानून को वापस ले लिया गया। तो रोलेट एक्ट आंदोलन की सफलता के रूप में इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि रोलेट एक्ट को पास कर दिया गया। उसके बाद में रोलेट एक्ट के खिलाफ बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। पंजाब जैसी जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें देखने को मिला। तो इसका परिणाम यह हुआ कि रोलेट एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई, अर्थात रोलेट एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। बाद में जब यह कानून निष्प्रभावी बना रहा तो 1922 ईस्वी में इस कानून को ब्रिटिश हुकूमत ने, भारत की ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया, क्योंकि इस कानून की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। आगे असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को यह सबक मिला था, क्योंकि जिस तरह से पंजाब की घटनाएं हुई थी, भले ही ब्रिटिश सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर को और रेजिनाल्ड डॉयर को दोष मुक्त कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रशासकों और ब्रिटिश संसद में और ब्रिटेन की जो लंदन की सरकार में इस बात को लेकर व्यापक चर्चा हुई कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इसी कारण से ब्रिटिश शासन के लिए दिक्कतें पैदा हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने हमारे नैतिकता के दावे की पोल खोल करके रखी है, क्योंकि जब तक, इसलिए वायसराय के हाथों में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, और वायसराय को ये शक्ति दी गई कि बगैर वायसराय के, बगैर केंद्र सरकार के आगे आने वाले समय के लिए अगर कोई भी बड़ा संकट पैदा होता है तो प्रांतीय सरकार अपना स्वतंत्र निर्णय है वो नहीं ले सकती, क्योंकि प्रांतीय सरकार के स्वतंत्र निर्णय लेने का नतीजा ये पंजाब जैसी घटना को जन्म देना होगा। और ब्रिटिश सरकार अब सिर्फ अपने जो चीजें जो की थी उनको संभालने में लगी हुई थी, उसके क्षतिपूर्ति में लगी हुई थी। लेकिन ये रोलेट एक्ट की जो ये घटना है, पंजाब के जलियांवाला बाग कांड है, इसने ब्रिटिश शासन के लिए वो संकट पैदा कर दिया था, उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था जहां से ये विपरीत स्थिति में नहीं जा सकता था, अर्थात इसमें रिवर्स गियर नहीं लग सकता था। अब ब्रिटिश शासन के नैतिकता के दावे की पोल खुल चुकी थी। तो अगर इसके परिणाम की मैं बात करूं तो केंद्र सरकार ने यह कहा कि भाई प्रांतीय सरकारें आगे से अपने स्तर पर कोई कदम नहीं उठा सकती। ये इस आंदोलन की सफलता थी। ब्रिटिश शासन के नैतिकता का जो दावा है वो तार-तार हो गया। गांधी जी एक नेशनल फिगर के तौर पर स्थापित हो जाते हैं, और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने यह कहा कि यह रोलेट एक्ट ही था जिसने बाद में 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। तो इस आंदोलन के अगर हम सबक कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इसने कौन सी विरासत छोड़ी, तो गांधी जी ने यह महसूस किया कि जिस तरह से रोलेट एक्ट में लोग तुरंत बढ़ गए, अहिंसक गतिविधियों के माध्यम से अपनी बात और विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था, लेकिन लोगों ने तुरंत हिंसा के रास्ते को अपना लिया। तो गांधी जी को भी ये लगा, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर का गांधी जी का पहला आंदोलन था, गांधी जी को यह समझ में आ गया कि लोगों को अभी सत्याग्रह के कठोर प्रशिक्षण की जरूरत है। लोग सत्याग्रह का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाए, और गांधी जी ने आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़े, उनमें इस बात का ध्यान रखा गया कि पहले से सत्याग्रह से प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से ही आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और गांधी जी को यह मानना था, और गांधी जी का मानना ये बिल्कुल सही भी था। उनके सत्याग्रह की रणनीति है वो बड़ी पारखी रणनीति थी, बड़ी प्रायोगिक रणनीति थी, बड़ा प्रैग्मेटिक था उसका स्वरूप। और उन्होंने कहा कि अहिंसा से ही किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम हिंसा का सहारा लेंगे तो ब्रिटिश शासन को उसको दमन करने के बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अहिंसा के माध्यम से किसी बात का विरोध करते हैं तो कितने से कितनी निर्दयी सरकार हो, वो भी एक सीमा के बाद जाकर के आपके खिलाफ बल प्रयोग करने से कतराएगी। और साथ ही गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यह भी सबक मिला कि किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए हिंदू मुस्लिम, जो भारत के दोनों बड़े समुदाय हैं, लंबे समय से मिलजुल करके साथ रहते आए हैं, हिंदू मुसलमानों की एकता है, वो एक साझे शत्रु से लड़ने के लिए बेहद आवश्यक है। बाद के समय में गांधी जी ने इसी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास किया, हालांकि वो कितना सफल हो पाए, बाद में हिंदू मुस्लिम एकता में जो थोड़ी बहुत जो दरार पड़ी, वो हम कहें कि थोड़ी बहुत दरार क्या, बहुत सारी दरारें पड़ी। और उसके पीछे ऐसा नहीं है
कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही जिम्मेदार थी, उसके लिए कुछ हिंदुओं के सांप्रदायिक प्रकृति के संगठन जैसे हिंदू महासभा और बाद में जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन है, उनके माध्यम से भी एक तरह से सांप्रदायिकता को एक स्पेस मिलता है। सांप्रदायिकता अपने उग्र से उग्रतर रूप में प्रवेश कर जाती है। इन सभी बातों का जिक्र हम आगे आने वाले व्याख्यानों में करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं। तो रोलेट एक्ट सिडनी कमेटी कब गठित की गई, उसकी कौन सी सिफारिशें थी, और इसके अलावा भारतीय लोग क्या अपेक्षा कर रहे थे, किन लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया, किन लोगों ने समर्थन किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और हंटर कमीशन क्या था, इससे संबंधित बहुत सारे संकल्पनात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है और अक्सर एग्जाम में कि उपादेयता के लिए ये टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ भी जानना है, समझना है, तो आप मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की। इसी के साथ आज का हमारा इस विषय बिंदु पर यह व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।